हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है? एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास के प्रमाण। ये टॉपिक हाई स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट में भी आता है, बीएससी में भी आता है और नीट के एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इस क्वेश्चन के लिए तैयार कर लीजिए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक के एविडेंस कई हैं और एविडेंस नेक्स्ट वीडियो में भी दर्शाए जाएंगे। तो आप आइए, सबसे पहले आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का भी बटन दबाइए और लाइक भी कर लीजिए। तो आइए इसे सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आगे का वीडियो देखने के लिए, इसका नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए उसे सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, ज़रूरी है। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आइए सीधे सीधे बात करते हैं अब एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये क्या है? ये कौन से प्रमाण हैं? जैव विकास के प्रमाण के विषय हैं। जैव विकास के प्रमाण के विषय में क्या क्या दर्शाया गया था, क्या बताया गया था? तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के ऊपर कि जैव विकास क्या होता है, जीवों का विकास कैसे होता है, क्या बताया गया था जैव विकास के बारे में। तो जैव विकास, जैव मीन्स जीवों का विकास, डेवलपमेंट, यानी जीवों का डेवलपमेंट कैसे होता चला गया, कैसे हो गया, उसी को जैव विकास कहते हैं। या एक शब्दों में और कह सकते हैं आप, सरल जीवों से जटिल जीवों में क्रमिक रूप से कैसे परिवर्तन होता चला गया, और वही परिवर्तन जैव विकास कहलाता है। जैव विकास कहलाता है। एक शब्दों में और भी कह सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जिसको, सिमटी हुई कोई वस्तु है जिसको खुलकर या फैलाकर समय समय पर होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करना जैव विकास कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं, हो सकता है आपके इससे समझ में आ जाए। थोड़ा पीछे पहुंचते हैं और वर्तमान समय उन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं। जैसे पहले की जो मोटरसाइकिल थी, हवाई जहाज था, रेलगाड़ी थी, बस थी या ट्रक था या गाड़ियां थीं, ये पहले के जो नमूने हैं, ये नमूने बहुत ही घटिया किस्म के दिखाई देते हैं। वर्तमान समय के ये नमूनों को देखते हैं, जैसे वर्तमान समय की गाड़ी को देखते हैं, कार को देखते हैं, मोटरसाइकिल के लिए देखते हैं, और पहले के जब इन साधनों के लिए देखते हैं तो ये पहले के साधन उनके सामने घटिया दिखाई देते हैं। लेकिन उनके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन किया गया, जिससे उनके अंदर बदलाव आता चला गया। आज इतनी फैसिलिटी उनके अंदर देखने के लिए मिलती हैं, पहले कभी नहीं थी उनके अंदर। ये बदलाव उनके अंदर किया गया। ठीक इसी प्रकार से सरल जीवों से जटिल जीवों का धीरे धीरे विकास होता चला गया। यही जैव विकास कहलाता है। जैव विकास को सीधे सीधे देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है, बहुत ही मंद गति से ये परिवर्तन होता है। इसलिए इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं इसके एविडेंस की। कौन कौन से एविडेंस दिए गए थे जैव विकास के प्रमाण में? तो पहला एविडेंस क्या है? नंबर 1, संयोजी कड़ियों से प्रमाण। संयोजी कड़ियों से प्रमाण। संयोजी कड़ियों से क्या प्रमाण मिलते हैं? अब बात करते हैं संयोजी कड़ी है क्या। संयोजी कड़ी दोनों के बीच की एक लिंक होती है, एक संबंध होता है, उसे संयोजी कड़ी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन के समय, वर्गीकरण के समय कुछ ऐसे भी जीव मिले
जिसके अंदर एक वर्ग के लक्षण भी थे और दूसरे वर्ग के लक्षण भी उसके अंदर मिलते हैं। तो उसे कहां रखा गया, किसमें रखा गया? ऐसे जीवों के लिए जिसके अंदर एक वर्ग के लक्षण तो होते ही हैं, लेकिन उसके अंदर दूसरे वर्ग के भी जब लक्षण देखने के लिए मिलते हैं तो उसे संयोजी कड़ी समझा जाता है। वो दोनों के बीच की कड़ी समझा जाता है। ये संयोजी कड़ी हमें जैव विकास के प्रमाण के साक्ष्य देते हैं कि जीवों का विकास कैसे होता चला गया, कैसे जीवों का विकास हो गया। इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैं आपको वायरस से देता हूं। वायरस, जिसे विषाणु कहा जाता है, क्या होते हैं ये वायरस? आइवानो बस्की ने क्या दर्शाया था इसके विषय में, क्या बताया था इसके विषय में? ये सजीव एंड निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी इन्हें समझा जाता है। क्यों समझा जाता है इन्हें दोनों के बीच की कड़ी? क्योंकि ये अगर इन्हें सजीव कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करा दिया जाए तो इनके अंदर वृद्धि लगातार होती रहती है। अगर इन्हें सजीव कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कराया जाता है तो इनके अंदर वृद्धि नहीं होती है। ये नॉन लिविंग कंडीशन में बने रहते हैं, निर्जीव अवस्था में बने रहते हैं। इसलिए ये दोनों के बीच की कड़ी समझा जाता है। तो इससे हमें क्या मिलता है, क्या साक्ष्य मिलते हैं इससे? इसी तरीके से जीवों का विकास होता चला गया। जैसे इस वायरस के अंदर लिविंग के भी कैरेक्टर मिलते हैं और नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर मिलते हैं। दोनों अवस्थाओं के बीच की कड़ी इसीलिए इसे समझा जाता है। अगर इसे लिविंग सेल के अंदर प्रवेश करा दिया जाए तो इसके अंदर वृद्धि होना शुरू हो जाती है। अगर इसे नॉन लिविंग कंडीशन में रखा जाता है तो इसकी वृद्धि कभी नहीं होती है। इसी वजह से इसे दोनों के बीच की कड़ी समझा जाता है। ऐसा आकलन लगता है, क्या आकलन लगता है कि जीवों का जैसे जैसे विकास हुआ होगा वैसे वैसे इसका भी विकास हुआ होगा। जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन हुआ होगा इसके अंदर भी परिवर्तन होना शुरू हो गया। इसी वजह से इसके अंदर दोनों के लक्षण मिलते हैं, निर्जीव एवं सजीव दोनों के कैरेक्टर मिल जाते हैं। यही वजह है इसे संयोजी कड़ी कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, इवुलिना। इवुलिना भी एक संयोजी कड़ी है। क्यों संयोजी कड़ी है? इवुलिना के अंदर कैरेक्टर पौधों जैसे भी मिलते हैं, एनिमल जैसे भी मिलते हैं। पौधों के समान क्या लक्षण मिलता है इसके अंदर देखने के लिए? पौधों के समान इसके अंदर लक्षण क्लोरोफिल की संरचना मिलती है। इवुलिना के अंदर, जबकि ये एनिमल है, फाइलम प्रोटोजोआ में आता है, यूनिसेलुलर जीव है, एक कोश की जीव है। इस एक कोश की जीव के अंदर क्लोरोफिल की संरचना पाई जाती है, जो कि जबकि क्लोरोफिल की संरचना पौधों के अंदर होती है और जिसके माध्यम से पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये इवुलिना भी सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बना लेता है। लेकिन जब सनलाइट नहीं होती है तो उस समय ये अपना फूड नहीं बना पाता है, भोजन नहीं बना पाता है। उस समय ये जीवों की तरह भोजन लेना शुरू कर देता है। तो इसके ये लक्षण दो प्रकार के मिलते हैं। जीवों के भी लक्षण इसके अंदर मिलते हैं और पौधों के भी लक्षण इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसी वजह से इसे संयोजी कड़ी समझा जाता है। तो इससे क्या हमें मिलता है कि जीवों का विकास कैसे हुआ? वातावरण में परिवर्तन हुआ होगा, वैसे वैसे इसके अंदर भी धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। इसी वजह से इसके अंदर ये दो प्रकार के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आर्कियोप्टेरिक्स। इसे प्राचीन बर्ड भी कहा जाता है, प्राचीन पक्षी भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि सबसे प्राचीन
इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये सबसे प्राचीन पक्षी है, क्योंकि इस पक्षी के जो जीवाश्म मिले थे बहुत पहले मिले थे, बहुत पहले मिले थे। इसके जो जीवाश्म मिले थे, उस जीवाश्म से क्या मिलता है, क्या एविडेंस मिलते हैं? इस पक्षी के अंदर एक तो पक्षी जैसे कैरेक्टर मिलते हैं देखने के लिए। इसकी शारीरिक संरचना के अंदर क्या मिलता है, पक्षी जैसे इसके अंदर क्या लक्षण मिलते हैं? इसमें चोंच की संरचना पाई जाती है, पंख पाए जाते हैं। चोंच की संरचना देखने के लिए मिली और पंख मिले। तो क्या मिलता है इससे कि इसके अंदर या तो ये पक्षी होगा पहले, और दूसरे भी लक्षण इसके अंदर देखने के लिए मिले थे। वो कौन से मिले थे? रेप्टाइल्स के मिले थे। रेप्टाइल्स के क्या लक्षण मिले थे कि इसकी चोंच के अंदर दांत होते हैं, इसकी चोंच के अंदर दांत होते हैं, और पूंछ की संरचना भी इसके अंदर देखने के लिए मिली थी। इसी वजह से रेप्टाइल के भी लक्षण इसके अंदर मिलते हैं और पक्षी के भी लक्षण इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसी वजह से इसे संयोजी कड़ी समझा जाता है, संयोजी कड़ी इसे मानते हैं। तो इस संयोजी कड़ी से क्या साक्ष्य मिलते हैं कि वातावरण में कोई विशेष परिवर्तन हुआ होगा जिससे या तो ये पक्षी होगा और या फिर ये रेप्टाइल्स होगा। इसी क्रम में सरल जीवों से जटिल जीवों में कन्वर्टन होता चला गया, परिवर्तन होता चला गया, बदलाव होता चला गया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, पेरिपेटस। पेरिपेटस को भी एक संयोजी कड़ी समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? पेरिपेटस के अंदर फाइलम आर्थ्रोपोडा के समान लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्या पहचान होती है? उनके अंदर संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, उनके सिर पर एंटीना की संरचना होती है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम ट्रेकिया के रूप में पाया जाता है, ट्रेकिया पाया जाता है। ये आर्थ्रोपोडा की पहचान होती है। वो लक्षण इसके अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। और इसके अंदर कौन से लक्षण मिलते हैं देखने के लिए? संघ एनलिडा के भी लक्षण इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। संघ एनलिडा की क्या पहचान होती है? इसके अंदर जो उत्सर्जन तंत्र की संरचना होती है वो क्या होती है? नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, जो संघ एनलिडा के अंदर पाए जाते हैं, वो इसके अंदर भी पाए जाते हैं। एनलिडा संघ के जीवों की जो स्किन होती है, त्वचा होती है, बहुत पतली होती है, सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। तो इसकी भी त्वचा सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, यानी दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इसे भी संयोजी कड़ी समझा जाता है। तो इस तरीके से संयोजी कड़ियों से भी प्रमाण मिलते हैं कि जीवों का विकास धीरे धीरे कैसे होता चला गया, क्रमिक रूप से इसमें कैसे परिवर्तन होता चला गया, जिससे सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति हो गई। दूसरा साक्ष्य मैं आपके लिए देता हूं, तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। यह पहला प्रमाण था। दूसरा प्रमाण तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। तुलनात्मक संरचना से क्या प्रमाण मिलता है हमें? क्या प्रमाण मिलता है तुलनात्मक संरचना से हमें? जीवों के अंदर जो अंग होते हैं उनकी तुलना करते हैं तो हमें उसकी संरचना से भी कुछ प्रमाण मिलते हैं कि जीवों का विकास कैसे होता चला गया। जैसे जीवों के अंदर समजात अंग होते हैं। समजात अंग, समजात अंग क्या होते हैं, किसे कहते हैं? इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। समजात अंग, समवृत्ति अंग, अवशेषी अंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समजात अंग किसे कहते हैं? ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना तो समान होती है, ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना समान होती है किंतु उनका कार्य अलग अलग होता है, ऐसे अंगों के लिए समजात अंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा इसमें? मनुष्य के हाथ, घोड़े के पैर,
मनुष्य के हाथ और घोड़े के पैरों की जो मूल संरचना होती है, उसके आगे वाली टांगों की जो मूल संरचना होती है, वो देखने में सेम होती है, एक जैसी होती है, लेकिन उन दोनों का वर्क जो होता है डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो इससे क्या साक्ष्य मिलता है कि जीवों का विकास इसी क्रम में होता हुआ चला गया होगा, जिस तरीके से इनकी संरचना में परिवर्तन होता चला गया। घोड़े के पैर काम क्या है? घोड़े के पैर क्या करते हैं? दौड़ने का काम करते हैं, चलने का काम करते हैं। लेकिन मनुष्य के हाथ क्या करते हैं? किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा करके रखने में सक्षम होते हैं। तो दोनों की मूल संरचना तो समान है, लेकिन उन दोनों का कार्य अलग अलग है, डिफरेंट है, इसीलिए इसे समजात अंग कहा जाता है। इसी तरीके से दूसरे प्रकार के और भी अंग होते हैं, समवृत्ति अंग। समवृत्ति अंग, समवृत्ति अंग किसे कहते हैं? ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना समान नहीं होती है, मूल संरचना समान नहीं होती है, लेकिन उनका कार्य समान होता है, लेकिन उनका कार्य समान होता है, एक जैसा होता है। जैसे किसी कीट के पंख, चमगादड़ के पंख, इन दोनों की मूल संरचना एक जैसी कभी नहीं होती है, लेकिन दोनों का जो वर्क होता है, कार्य होता है, वो कैसा होता है? सेम होता है, एक जैसा होता है। दोनों के पंखों का काम क्या है? उड़ना, लेकिन उनकी मूल संरचना कैसी है? डिफरेंट है, अलग अलग है। ऐसे अंगों के लिए समवृत्ति अंग कहा जाता है। एक अंग मैं आपको और बताता हूं, अवशेषी अंग, या कह सकते हैं अवशेषी अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंग, ये कौन से अंग होते हैं? अवशेषी का मतलब क्या है? इसका सेंस क्या है? अवशेषी किसे कहा जाता है? ऐसे अंग जिनका शरीर के अंदर कोई काम नहीं होता है, अगर बॉडी से उन्हें बाहर निकाल दिया जाए तो उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे अंगों के लिए अवशेषी अंग कहा जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्गन्स कहा जाता है, अतिरिक्त अंग होते हैं, ये अवशेषी अंग कहलाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे नाखून होते हैं, बाल होते हैं, क्रमरूप परिशेषिका होती है, कर्णपल्लव पेशियां होती हैं, निमेषक पटल होती हैं। तो ये क्या है? सब ये अवशेषी अंग हैं। अगर इन्हें शरीर से बाहर निकल दिया जाए तो भी मनुष्य के जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसे अवशेषी अंग कहा जाता है। इन अवशेषी अंगों से भी यही साक्ष्य हमें मिलता है कि इसी तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन जीवों का होता चला गया होगा। जैसे अब हम बात करते हैं निमेषक पटल की। निमेषक पटल कहां पाई जाती है? आंख के अंदर संरचना होती है, लेकिन इस संरचना का कोई कार्य नहीं है। अगर इसे आंख से बाहर निकाल दिया जाए तो भी उसके देखने की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसे अवशेषी अंग कहा जाता है। क्रमरूप परिशेषिका, क्रमरूप परिशेषिका पहले मनुष्य के पूंछ थी, लेकिन अब केवल वहां पर अवशेष प्राप्त होता है, केवल अवशेषी अंग के रूप में वो संरचना देखने के लिए मिलती है। उसका भी पहले तो कार्य था, लेकिन आज वर्तमान में इसका काम कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो अवशेषी अंग बन चुका है। आपने सुना होगा अक्ल की दाढ़। अगर ये संरचना ना हो, अक्ल की दाढ़ ना हो, तो क्या व्यक्ति के जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ता है, इसीलिए इसे भी अवशेषी अंग कहा जाता है। तो इस तरीके से नाखून हैं, बाल हैं, तमाम प्रकार के ऐसे ऑर्गन्स हैं जिन्हें अवशेषी अंगों के रूप में गिना जाता है। इन सारे साक्ष्यों से क्या सबूत मिलता है? क्या मिलता है हमें? कि जीवों का विकास धीरे धीरे इसी क्रम में होता हुआ चला गया होगा। तो आइए अब बात करते हैं, जो नेक्स्ट एविडेंस हैं वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आइए इसे सब्सक्राइब कर लेते हैं और इसे शेयर कर देते हैं, लाइक कर लेते हैं। थैंक यू।